ये प्रश्न संख्या 8 है। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए और विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है। एक तो ये प्रश्न है, अथवा यदि आप इसको करना नहीं चाहते हैं तो इस प्रश्न को कर सकते हो। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। तो एक तो हमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताना है और इसी के आधार पर या हाइगेंस के सिद्धांत को आधार मानकर हमें अपवर्तन के जो नियम होते हैं प्रकाश के, उनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस के द्वितीयक, यहाँ द्वितीयक होगा तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो देख लेते हैं। यह सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रकाश होता है ये दो तरह का नेचर रखता है, एक तो किरण का और दूसरा तरंग का। और किरण या आप इसको कण भी कह सकते हो। यानी एक तो प्रकाश के अंदर कण प्रकृति पाई जाती है और एक जो है पाई जाती है तरंग प्रकृति। तो हाइगेंस जो थे उन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या की थी कि प्रकाश एक तरंग की तरह होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इसके क्या क्या उन्होंने पॉइंट बताए थे या इस सिद्धांत में क्या क्या उन्होंने कहा था, उसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने वेव फ्रंट या तरंगाग्र के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत एक विक्षोभ केंद्र माना जाता है जिससे किरण सभी दिशाओं में फैलकर पृष्ठों का निर्माण करती हैं और इन पृष्ठों को तरंगाग्र कहते हैं। यानी इनका ये मानना था कि जैसे पानी के भरे हुए पानी में जब कोई कंकड़ मारा जाता है तो ये एक लहरों का विक्षोभ केंद्र बनता है पहले। उसी प्रकार प्रकाश का कोई सोर्स होता है तो उससे क्या होता है, जैसे पानी की लहरें चलती हैं ऐसे ही प्रकाश की जो है तरंगें चलती हैं और इस तरह से ये तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं। और जब सभी दिशाएं में किरणें फैलती हैं तो ये पृष्ठों का निर्माण करती हैं। तो ये पृष्ठ कैसे बनते हैं, यानी उन्होंने आगे कहा था कि अर्थात समान कला में कंपन करने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। यानी जिससे ये जो अलग अलग तरंगें हैं तो इसमें जब ये सारी तरंगें एक साथ नीचे गई हैं तो इन समान कला में मानी जाती हैं और इन समान कला में होने वाले इन बिंदुओं को यदि आप मिलाओगे तो जो भी बिंदुपथ बनेगा वो एक तरंगाग्र कहलाएगा। नीचे जाने के बाद जैसे ही तरंग उठी होगी तो सभी तरंगों के उठे हुए बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो यहाँ जो है एक दूसरा तरंगाग्र मिल जाता है। तो यही उन्होंने कहा था कि प्रकाश से जो है तरंगें चारों दिशाओं में निकलती हैं और उन तरंगों के जो समान कला के बिंदुओं का बिंदुपथ होता है वो एक तरह से वेव फ्रंट या तरंगाग्र माना गया था उनके द्वारा। तो इस आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो तरंगाग्र होते हैं ये 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है गोलीय तरंगाग्र। यानी यदि विक्षोभ केंद्र एक बिंदु के आकार का होगा तो इससे जो है किरणें या तरंगें जो हैं इस तरह से चारों दिशाओं में निकलेंगी और जब समान कलाओं के बिंदुओं को या उठे हुए भाग को एक साथ मिलाओगे या फिर दबे हुए भाग को एक साथ मिलाओगे तो इनसे जो तरंगाग्र हमें यहाँ आगे को बढ़ते हुए प्राप्त होंगे तो ये सभी तरंगाग्र कैसे होंगे, ये सभी तरंगाग्र जो हैं गोलीय तरंगाग्र होंगे।
दूसरा प्रकार बताया था बेलनाकार तरंगाग्र का, अर्थात यदि ये बिंदु की जगह ये जो विक्षोभ है ये कुछ ऐसे लाइन जैसा होता तो इससे यहाँ पर चारों तरफ जो है तरंगाग्र निकलते और यहाँ भी निकलते और नीचे भी निकलते हो और ऐसे करके जो है तरंगें निकलती। तो इन तरंगों को जब हम मिलाते तो यहाँ पर जो भी हमको तरंगाग्र मिलते वो तरंगाग्र कैसे होते, वो तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होते। तीसरा प्रकार है समतल तरंगाग्र। यदि प्रकाश की तरंगें एक सीधी रेखा में चल रही हों, इस प्रकार यदि प्रकाश की किरणें चल रही हों तो इस कंडीशन में जो तरंगाग्र माने जाता है वो तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र माना जाता है। वो तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र जो है माना जाता है और उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होगी और इस तरह से यहाँ ये 90 डिग्री पर यानी लंबवत इस पृष्ठ से जो है पार जाएंगे और ये जो है जो पृष्ठ होगा यहाँ पर ये कैसा होगा, ये एक समतल तरंगाग्र कहलाएगा। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बिंदु भी दिए थे। अगले पॉइंट में उन्होंने ये कहा था कि हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र की गति की दिशा एवं तरंगाग्र की ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी जब तरंग इस तरह से आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि ये जो बिंदु होते हैं ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ऐसे करके, और ये ऊपर नीचे एक के बाद एक नीचे होता जाता है अपने स्थान पर, फिर वो ऊपर उठता है। तो इस तरह से क्या है, तरंग तो इस दिशा में आगे बढ़ती है और उसकी एनर्जी जो है ऊपर और नीचे की दिशा में आगे बढ़ती है। तो ये जो है एक दूसरे पर यहाँ लंबवत होते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि हाइगेंस के सिद्धांत में तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक विक्षोभ केंद्र का कार्य कर सकता है। यानी यदि यहाँ से कोई तरंगाग्र निकला है और वो ये है, तो जो अगला तरंगाग्र होता था इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक विक्षोभ केंद्र मान लिया जाए तो वो इस तरह से वो जो है और नई तरंगाग्र जब बनाता था तो जो अगला तरंगाग्र इनकी स्पर्श रेखाओं को खींचने पर प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जब इसके हम आगे इसके सभी बिंदुओं को विक्षोभ मानेंगे तो फिर से ये एक और वेव फ्रंट बनाएंगे और ये फिर इनकी स्पर्श रेखाओं को मिलाएंगे। तो इसी तरह से ये आगे के तरंगाग्र जो हैं प्राप्त होते जाते हैं। यानी तरंगाग्र का हर बिंदु हर अगले तरंगाग्र के लिए एक विक्षोभ केंद्र की भांति कार्य करता है। आगे का पॉइंट ये है कि हाइगेंस के सिद्धांत से किसी नई तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करना। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हम किसी नई तरंगाग्र की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार P1 P2 तरंगाग्र के, तो इसके लिए पहले हमें डायग्राम समझना होगा। मान लीजिए कि ये कोई विक्षोभ केंद्र है और ये इससे इस तरह के वेव फ्रंट चल रहे हैं और इस वेव फ्रंट पर इसी समय यहाँ 3 बिंदु हैं और पहला बिंदु है और ये बिंदु आगे v वेग से आगे बढ़ रहे हैं ए। दूसरा बिंदु है ये भी इसी माध्यम में है तो v वेग से आगे बढ़ रहा है और कोई एक बिंदु C है और ये भी जो है आगे की तरफ v वेग से बढ़ रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि इधर जो है t समय बीत जाने के बाद, जब t समय बीत जाएगा तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक अब ये बिंदु मान लीजिए a डैश की स्थिति में है और ये यहाँ b डैश है और ये यहाँ पर c डैश है। इससे आगे का जो वेव फ्रंट होगा
यदि उसको हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है, हमने पहले ही यहाँ माना है कि इस माध्यम में ये जो है तरंग के जो कण हैं, जो तरंग है v वेग से आगे बढ़ रही है। तो t समय में जो है ये कितनी दूरी तय करेगा, तो ये जो है यहाँ से दूरी तय करेगा, क्योंकि दूरी जो होती है डिस्टेंस बराबर होता है चाल इंटू समय यानी वीटी। तो वीटी दूरी तय करके वो यहाँ आएगा और ये वाला इधर वीटी दूरी करके तय करके आएगा और ये वाला यहाँ। तो इसके द्वारा यहाँ चली गई दूरी वीटी होगी, इसके द्वारा चली गई दूरी भी वीटी होगी और इसके द्वारा चली गई दूरी भी वीटी ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करते हैं कि प्रकार में हम वीटी त्रिज्या जो है ले लेते हैं। यहाँ दिया है कि किसी स्थिति ज्ञात करने के लिए वीटी चाप लेकर प्रत्येक बिंदु के लिए स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। इन स्पर्श रेखाओं को आपस में मिलाने पर नए तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो मैं यदि यहाँ से एक चाप लगाता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार होगा और ये वाला चाप कुछ ऐसे होगा और ये वाला चाप कुछ ऐसे होगा। यदि इसके पास में बहुत सारे चाप एक साथ लगाए जाएं, हर बिंदु के लिए चाप लगाया जाए, तो आपको इनकी स्पर्श रेखाओं को ऐसे जब मिलाओगे सभी चापों की, तो वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। और ये स्थिति यहाँ A डबल डैश है, ये B डबल डैश है और ये C डबल डैश है। और ये जो तरंगाग्र है ये कहलाता है द्वितीयक तरंगाग्र। इसी प्रकार आगे जो है तरंगाग्र जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब ये दूरी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो जान लीजिए कि ये हम इनफाइनाइट पर पहुंच जाएं तो यही तरंगाग्र एकदम समतल तरंगाग्र बन जाते हैं, जो कि यहाँ हमें एक चाप की तरह दिख रहे हैं। तो ये बहुत अनंत दूरी पर कैसे हो जाते हैं, एक समतल तरंगाग्र की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए हम कभी कभी ये मानते हैं कि यदि सूरज से किरणें आ रही हैं तो वहाँ से जो तरंगाग्र आते हैं वो हमेशा समतल तरंगाग्र आते हैं, क्योंकि उसकी दूरी यहाँ पर अनंत होती है। उसके बाद अब हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अब हाइगेंस के सिद्धांत को आधार मानकर हम यहाँ अपवर्तन की व्याख्या या अपवर्तन सूत्र की जो है व्याख्या करेंगे। उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा और जिसमें यहाँ हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ एक अपवर्तक सतह है और ये है यहाँ M और N। उसके बाद कोई तरंगाग्र Mn अपवर्तक सतह पर आपतित होता है। तो यहाँ से एक किरण मान लीजिए ये चली है और ये जो है यहाँ आई है और एक दूसरी किरण है जो इसी के साथ चली है, वो यहाँ टकराती है और यहाँ जो है हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ भी एक अभिलंब ड्रॉ होगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मानते हैं कि ये एक तरंग O है और ये वाली जो तरंग है ये O डैश है और दोनों ही तरंगें जो हैं समान चाल से आ रही हैं। ये जो माध्यम है Mn के ऊपर वाला ये एक विरल माध्यम है और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n है तथा इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो यहाँ v1 है। तो इस आधार पर हम जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये जो है अविलंब के साथ मान लीजिए कि I कोण पर आपतित होती है। तो क्योंकि ये अलग अलग कोण पर आई हैं तो इनमें कुछ समय पश्चता भी होती है और मान लीजिए जब तक ये इससे टकराएगी और यहाँ दूसरी वाली तरंग यहाँ होगी, तो जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा और इस वेव फ्रंट को मैं नाम देता हूँ यहाँ ये A पॉइंट है और ये है यहाँ पर B। और ये जो वेव फ्रंट है इस वेव फ्रंट को कहा जाता है आपतित तरंगाग्र।
और ये जो माध्यम है दूसरा, ये माध्यम यहाँ एक सघन माध्यम है और इसका जो अपवर्तनांक है वो n2 है। और इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, क्योंकि ये सघन है और तो यहाँ v2 है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि जो n2 है अपवर्तनांक वो n1 से बड़ा होगा, परंतु जो सघन माध्यम में जो चाल है v2, वो चाल जो है कम होगी इस v1 से। तो आगे समझते हैं अब इसको। अब ये वाला वेवफ्रंट यहाँ आ गया और मान लीजिए जो समय पश्चता थी वो यदि t समय थी, तो t समय में क्या होगा, इसको t समय तक कुछ अतिरिक्त चलना पड़ेगा इसके यहाँ आने तक। तो v वेग से यदि ये प्रकाश तरंग चाल यहाँ v1 है और ये t समय तक चलती है, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए ये वाला पॉइंट C था, तो ये जो दूरी होगी वो v1 इंटू t होगी, क्योंकि t समय तक v1 चाल से यहाँ चला है। जब तक ये B से C तक आएगा, इतने ही समय में ये A वाला जो है कुछ दूरी आगे तय कर चुका होगा और ये जो दूरी तय की होगी इसने, ये दूरी इस v2 चाल से तय की होगी t समय में। तो मान लीजिए ये जो इसकी दूरी थी तय की होगी यहाँ, अगर मैं मान लूँ यहाँ पॉइंट D है, तो ये A से लेके जो D तक की दूरी होगी, ये वाली दूरी होगी v2 इंटू t, क्योंकि ये जो है t समय तक चला था। तो अब जो इससे अगला जो इस दूसरे माध्यम में यहाँ सघन माध्यम में जो वेवफ्रंट प्राप्त होगा, वो वेवफ्रंट कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। हालांकि ये वाली दूरी कुछ कम होगी क्योंकि यहाँ चाल कम है, और ये वाली दूरी कुछ इससे बड़ी होगी क्योंकि यहाँ चाल ज़्यादा है। और इसे ड्रॉ करने के लिए हम A से यहाँ VT2 चाप की एक जो है चाप लगा लेंगे एक दूरी का, जिससे जो है हमें ये प्राप्त हो जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ मान निकालने हैं। ये वाला जो एंगल है अपवर्तन कोण है और इसका मान यहाँ R है, और ये तरंगाग्र है तो ये 90 पर होता है। तो अब हम पहले यहाँ से देखिए, इस वाले कोण का मान यदि आप निकालोगे तो मुझे पता है कि ये यहाँ ये पूरा 90 है और ये यहाँ 90 है। तो जैसे ही इस 90 से ये वाला जितना कम हुआ है उतना इधर आगे बढ़ा है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसी प्रकार ये तो 90 है ही यहाँ पर, और ये R और ये वाला एंगल मिला के भी 90 है, और एक समकोण त्रिभुज में ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 है। एक बार ये और R मिला के 90 है, एक बार ये और ये मिला के 90 है, यानी जो R काम कर रहा है इसके साथ वही ये करेगा, यानी ये वाला एंगल R होगा। अब मुझे यहाँ कुछ कैलकुलेशंस करनी है और थोड़ा इसे भी देख लेते हैं जो यहाँ लिखा है। यदि तरंग O बिंदु A पर I कोण से यहाँ आपतित होती है, आपतित होकर माध्यम 2 में N2 वाले माध्यम में जो है प्रवेश करती है, तरंग की समय पश्चता के कारण अतिरिक्त दूरी, तो यहाँ पर जो है कितनी v1t अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इस समय t में सघन माध्यम में तरंग O डैश सॉरी ये O वाली जो तरंग है, ये तरंग v2t दूरी, ये वाली v2t दूरी तय कर लेती है। अतः v2t दूरी का चाप लेकर यहाँ से हम चाप लेंगे और D पर बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचने पर यहाँ ये जो है CD अपवर्तित तरंगाग्र, यानी इसका क्या नाम है, इसको यहाँ कहा जाता है अपवर्तित तरंगाग्र। अपवर्तित तरंगाग्र जो है प्राप्त होता है यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तित कोण R हो। तो अब इसके बाद मैं यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में बारी बारी से हल करूंगा।
तो मैं यहाँ सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में मैं यहाँ लूँगा, ये है ट्रायंगल ABC और ये वाला कोण 90 है, तो मैं यहाँ लेता हूँ साइन आई इक्वल टू, तो ये साइन थीटा जब हम लेते हैं तो साइन थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो यहाँ लंब होगा BC बटे और 90 के सामने की जो AC है ये हमेशा कर्ण कहलाती है, BC बटे AC। यदि BC की वैल्यू V1 इंटू T लगा दी जाए और AC को यहाँ AC ही रखने लिया जाए और इसको समीकरण जो है 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में मैं यदि यहाँ साइन R की वैल्यू निकालता हूँ तो ये एंगल के जो सामने वाली भुजा है AD ये लंब होगी और ये वाली जो भुजा है ये आधार कर्ण होगी। तो यहाँ से इस AD की वैल्यू यदि आप A से D तक देखोगे तो यहाँ मैंने पहले ही लिखा था V2 इंटू T होगी और अपॉन AC, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देता हूँ। और अब मैं समीकरण 1 में भाग कर रहा हूँ समीकरण 2 का, क्योंकि मुझे साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा B1T अपॉन AC गुणा जो भाग वाला है उसको हम पलटने पर गुणा में ले आते हैं AC अपॉन V2 इंटू T, और ये यहाँ AC से AC कैंसिल और T से T कैंसिल, यानी हमें मिलेगा V1 अपॉन V2। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो अपवर्तनांक है n वो बराबर होता है C अपॉन V, और V यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल होती है और C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो C कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि n प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन V के। तो मैं यदि यहाँ N2 अपॉन N1 लिखूँगा तो ये एंटी प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये V1 अपॉन V2 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ V1 अपॉन V2 की जगह पर इधर ये साइन आई अपॉन साइन आर है और V1 अपॉन V2 के स्थान पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ N2 अपॉन N1, या इसी को लिखा जा सकता है 1N2। और जैसा कि हमें पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1N2 ये होता है अपवर्तन का नियम, या इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो हमें यहाँ इससे ये प्रूफ हुआ कि ये अपवर्तन के नियम का जो है पालन कर रहा है, यानी ये समझ लीजिए कि वेव फ्रंट मानकर भी हम अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं, और यही हाइगेंस ने किया भी था।